नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों को अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां खेती किसानी से संबंधित तमाम विषय हम आप किसानों के लिए लेकर आते हैं ताकि उनके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। कैसे आप वैज्ञानिक विधि से खेती करें, कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जिनकी जरूरत होती है फसलों में। तो आज के कौन से विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपके सवाल लेंगे, आइए नजर डालते हैं। आज हमारा विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य और साथ ही मक्का फसल में प्रबंधन। तो दलहनी फसलों से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं तो आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं और साथ ही मक्का के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो भी आज का मंच आपके लिए है। दोनों ही फसलों से जुड़े कोई भी सवाल है, कोई समस्या आ रही है, प्रबंधन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल करें। और आज के जो विषय हैं उनके बारे में जो भी आपके सवाल हैं आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लें हमारे दो टोल फ्री नंबर 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारे नंबर लगाएं। और दो मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.एल. मीणा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मीणा साहब कार्यक्रम में। और आप प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आपसे हम दलहनी फसलों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उचित तरीके से प्रबंधन करें और साथ ही अगर किसी तरह की समस्या हमारे किसी किसान को आ रही है तो उसका समाधान भी आप हमें बताएंगे। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। और आपसे हम मक्का के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर मीणा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, जो दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं तो इस सीज़न के जिन फसलों पर हम नज़र डालें तो कौन कौन सी मुख्य दलहनी फसलें हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अब तक लगभग एक महीने की फसल हो गई है, तो अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अंजू जी, अभी खरीफ का मौसम है और खरीफ में जो बोई जाने वाली मुख्य हमारी दलहनी फसलें उनमें मूंग है, उड़द है, लोबिया है, अरहर है। और इनकी बुआई लगभग हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। खरीफ में हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारा जो मानसून है उसका हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं जी। जब मानसून आता है तो इन फसलों को इनकी बुआई हम कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मानसून लेट भी हो सकता है, कई बार जल्दी भी आ जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे उत्तरी भारत में या मध्य भारत में मानसून जुलाई में आ जाता है। तो जुलाई में प्रथम सप्ताह जो जुलाई का होता है वो इन फसलों की बुआई के लिए बहुत ही उचित होता है जी। तो इस समय हमारी जो फसलें हैं लगभग एक महीने की खेत में हो गई हैं। तो किसान भाइयों के खेतों में यहाँ पे मूंग है, उड़द है, लोबिया है, अरहर है, वो बहुत ही अच्छी फसलें इस समय हैं और वो लहला रही हैं। लेकिन आपको पता है कि कई जगह अभी मानसून ज़्यादा बारिश कर रहा है, कहीं कम कर रहा है। तो पानी की थोड़ी व्यवस्था को देखना पड़ेगा किसान भाइयों को कि पानी अगर ज़्यादा है तो उसकी निकासी करनी पड़ेगी और पानी अगर पानी कम है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मॉनसून अच्छा है इस बार, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ट्रेंड है कि जो वितरण है रेन का वो ठीक से नहीं होता, यानी कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है। तो ऐसे में हमारे किसानों को उसी हिसाब से अपनी फसल को लेकर योजना बनाने की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से उन्हें प्रबंधन भी करना होता है। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो जल निकासी की व्यवस्था करनी होती है, इस तरीके से बुआई करें कि खेत में पानी ना रुके, फसलों को नुकसान ना हो। और अगर कम बारिश हो रही है तो ऐसे में सिंचाई की व्यवस्था अपने स्तर पर उन्हें करके रखनी होती है ताकि फसल न खराब हो। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। जिन किसानों ने खेत में दलहनी फसलें लगा रखी हैं, वो अच्छी पैदावार के लिए फसल में समसामयिक कार्य करें। इस समय अरहर की फसल में उकठा, अंगमारी और पादप बांझा रोग की रोकथाम करनी चाहिए। इसके लिए 2.5 मिलीलीटर डाइकोफॉल दवा की 1 लीटर मात्रा को और 1.7 मिलीलीटर डाइमेथोएट दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप ज्यादा हो उस खेत में 3 से 4 साल तक अरहर की फसल नहीं लेनी चाहिए। मूंग और उड़द की कम समय में पकने वाली किस्मों की बुआई अगस्त के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। बुआई कुंड में हल के पीछे करें। कुंड से कुंड की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर और उड़द के लिए कुंड से कुंड की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के बाद तीसरे सप्ताह में घने पौधों को निकालकर पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। मूंग में खरीफ के मौसम में पीले मोजैक रोग का ज्यादा प्रकोप होने के कारण इसकी औसत उपज बहुत कम मिलती है। मूंग और उड़द की जल्दी पकने वाली उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके लिए मूंग की किस्मों जैसे सम्राट,
पीडीएम 54, पीडीएम 11, नरेंद्र मूंग 1, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3 और 4 और पंत मूंग 5 की बुआई कर सकते हैं। वहीं उड़द, लोबिया और अरहर जैसी दलहनी फसलों में फूल आने पर मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। इससे फूल झड़ेंगे नहीं, ज्यादा फलियां लगेंगी और दाने भी मोटे व स्वस्थ होंगे। खेतों में बरसात का पानी खड़ा नहीं होने दें और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। बुआई के शुरुआती 4 से 5 सप्ताह तक खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। ऐसे में फसल से समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। तो ये थी हमारी रिपोर्ट दलहनी फसलों से जुड़ी हुई। हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन सी कीट या फिर बीमारियों की आशंका रहती है, कैसे इनका इलाज किया जा सकता है, कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करें। और अगर विस्तार से आप कुछ और जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मीणा अनिल 1 घंटे तक यहाँ पर आपके सवालों के लिए मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर मृत्युंजय जी से, जो कि हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। डॉक्टर मृत्युंजय, जैसे कि हम मक्का की बात कर रहे हैं और मक्का की फसल की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से साल भर ये फसल ली जा सकती है, और इसमें इस समय किस तरह के प्रबंधन की जरूरत है, और अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो फसल कितने दिन की हो गई होगी अब तक? किसान भाई, मक्का की खेती अभी हम खरीफ में करते हैं तो वर्षा आधारित ज्यादा लोग करते हैं जी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कहीं ज्यादा वर्षा हो जा रहा है और कहीं बिल्कुल कम हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में फसल बोने की तिथि, फसल के तैयारी की व्यवस्था में कठिनाई आ रही। जहां अधिक बारिश हो रहा है वहां पानी की वजह से खेत में अधिक नमी हो जा रहा है और अधिक नमी हो जाने के कारण बुआई में देर हो रही। कहीं ऐसा भी हो रहा है जहां बारिश की कमी के कारण, एडिक्वेट मॉइस्चर नहीं मिलने के कारण वहां बुआई नहीं कर पा रहे। लेकिन खरीफ के फसल को सुनिश्चित करने के लिए मक्का फसल में हमें कुछ इनोवेटिव आइडिया, बिल्कुल कह लीजिए कि नए तकनीक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। खरीफ में जो भी किसान भाई बुआई करें, मेरा यह सुझाव है कि आप उसे मेड़ पे करें। आज काफी जगह बेड प्लांटर जो ट्रैक्टर से चलता है मिल रहा है और किसान बहुत यूज भी करते हैं, कुछ को ज्ञान भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो दूर दराज में रहते हैं तो उनको पता नहीं होता है। ऐसे किसान अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाके पता कर सकते हैं कि यह कैसे मेड़ पे बुआई किया जाता है, बेड पे बना के किया जाता है। अगर हम बेड पे बुआई करते हैं कि खरीफ में जो अधिक बारिश होगी वह नाली के द्वारा पानी निकल जाएगा और पौधे का जर्मिनेशन, पौधे का बढ़वाड़ एक अच्छे तापक्रम और अच्छे क्या कहते हैं क्लाइमेट में बढ़िया हो सकता है। अब जो किसान भाई पारंपरिक विधि से खेती कर रहे हैं तो अगर बारिश हुई और खेत में पानी लग गया और वो बुआई किए तो बीज सड़ जाएगा और अंकुरण क्षमता कम हो जाएगा, जिसके कारण प्लांट पॉपुलेशन की संख्या पे असर पड़ेगा। और जब प्लांट पॉपुलेशन की संख्या पे असर पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपके उत्पादन को यह बाध्य करेगा और आपको यह नुकसान का खेती हो जाएगा। अतः ऐसे समय में हमें बेड प्लांटिंग जो मशीन द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा चलता है, उसमें एक और उसमें खूबी होती है किसान भाई कि उसमें 2 बॉक्स बने रहते हैं और एक बॉक्स में बीज होता है तो दूसरे बॉक्स में खाद होता है। और चूंकि मक्के का बीज का साइज जो है सो विभिन्न प्रकार का होता है, प्रभेद के अनुसार
छोटा बड़ा होता है। इसके लिए वो इंक्लाइन प्लेट लगाए रहते हैं और इंक्लाइन प्लेट को साइज को करके आप अच्छे ड्रॉपिंग करा सकते हैं, जिसके वजह से आपके पौधे एक निश्चित दूरी पर जी जी बिल्कुल बीज गिरेगा और पौधा का अंकुरण होगा। बिल्कुल। चलिए जी बिल्कुल, आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। इस समय खेतों में लगी मक्का फसल में प्रबंधन जरूरी है। मक्का में बुआई के 40 से 45 दिनों बाद 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दूसरी और अंतिम टॉप ड्रेसिंग नमी होने पर नर मजरी निकालते समय करनी चाहिए। मक्का में बाली बनते समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नहीं तो उपज 50% तक कम हो जाती है। आमतौर पर अगर बरसात की कमी हो तो क्रांतिक अवस्थाओं यानी घुटने तक की ऊंचाई वाली अवस्था, झंडे निकलने वाली अवस्था, दाना बनने की अवस्था पर 1 या 2 सिंचाइयां कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उपज में गिरावट नहीं होती। सिंचाई के साथ साथ मक्का में जल निकास भी काफी जरूरी है। अगर मक्का मेड़ों पर बोई गई है तो खेत में जल निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए। खरीफ के मौसम में खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है, जिससे 50 से 60% उपज में गिरावट आ सकती है। इसीलिए मक्का के खेत को शुरू के 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। खरपतवारों के प्रबंधन के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई खुरपी, हैंड हो या हस्तचालित या शक्ति चालित यंत्रों से कर सकते हैं। इस तरह खरपतवारों को नष्ट करने से मिट्टी में पड़ने वाली पपड़ी भी टूट जाती है और पौधों की जड़ों को अच्छे वायु संचार से बढ़वार में मदद मिलती है। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजिन की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव किया जा सकता है। एट्राजिन की जरूरी मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के बाद लेकिन जमाव से पहले छिड़क देना चाहिए। दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। वहीं संकर मक्का में कभी कभी मेडिस, टर्सिकम लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू रोग दिखाई देते हैं। इन रोगों का प्रकोप देर से बोई जाने वाली फसल में ज्यादा पाया जाता है। इस तरह के रोगों को रोकने के लिए रोग-रोधी किस्मों की समय से बुआई करना बेहतर रहता है। बिल्कुल, तो ये थी हमारी मक्का पर रिपोर्ट। और अगर दोनों ही विषयों से यानी जो हम दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं, खरीफ की दलहनी फसलें, उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो भी, और मक्के से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो भी आप पे कॉल करें। टोल फ्री नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश करें, जहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मीणा, हम चलिए दलहनी फसलों की हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय किस किस तरह की समस्या आ सकती हैं, खासतौर पर क्योंकि हम समसामयिक कार्य की बात कर रहे हैं। तो क्या ये खरपतवार का समय होता है, क्योंकि लगभग 1 महीने की आप बता रहे हैं कि फसलें हो गई हैं? बिल्कुल अंजू जी, आपने सही कहा कि इस समय जो ज़्यादा प्रॉब्लम हम देखते हैं तो इस समय क्योंकि मौसम खरीफ का है और खरीफ में बहुत सारी जो मॉइस्चर की कमी रहती नहीं है और बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है ना कि बहुत अच्छा मानसून बरसात हो जाती है, तो उस समय सारे ही जो हमारे खरपतवार है वो उग जाते हैं, सभी सीड उग जाते हैं। तो उगने की वजह से क्या है कि खरीफ में खरपतवारों का ज़्यादा प्रकोप दिखाई देता है। तो वैसे तो किसान भाई को हम पहले भी सलाह देते हैं कि बोने से पहले भी आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन कई बार किसान भाई क्या है कि बुआई कर देते हैं और खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में किसान भाई को देखना चाहिए कि उनकी जो फसल है उसमें खरपतवार कितनी मात्रा में है, क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं, मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो या फिर लोबिया हो, ये सभी ऐसी फसलें हैं इनमें खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती 30 से 35 दिन तक ये जो टाइम होता है, 30 से 35 दिन तक, इसको हम बोलते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन। तो इस समय अगर खरपतवार रहेगा तो हमारी जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर खूब प्रभाव पड़ेगा। तो या तो आप स्वयं के टाइम पे ही उनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक खरपतवार है पेंडिमेथिलिन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। खरपतवार नाशक मतलब? जी, वो बुआई से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले करते हैं उसका इस्तेमाल। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं आपने, ये इस समय पूछा है कि इस समय किसान भाई खरपतवार कैसे नियंत्रण करें, क्योंकि फसलें अभी करीब 1 महीने की हो गई है और अरहर तो मेरे ख्याल से करीब 2 महीने की हो गई है, क्योंकि हम अरहर की बुआई जून में ही कर देते हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था होती है तो वो जून के महीने में ही इसकी लास्ट का जो सप्ताह होता है उस समय अरहर की बुआई कर देता है। लेकिन अभी इस समय जो उड़द है, मूंग है, लोबिया है, इनमें खरपतवार अगर आ रहे हैं तो पहली बात तो मैं ये कहूँ किसान भाइयों को कि आप उसमें निराई गुड़ाई कर दें, क्योंकि कहीं कहीं पानी कम बरसा है तो
तो वह निराई गुड़ाई उसकी फायदेमंद रहेगी, खरपतवार का विनाश भी होगा, साथ में आपके जो जल संरक्षण है उसमें भी वृद्धि होगी। तो निराई गुड़ाई अवश्य करें। और अगर किसान भाइयों के पास बहुत ज़्यादा एरिया में अगर उन्होंने मूंग, उड़द और ये लगा रखा है और लोबिया, तो उसके लिए क्या है कि इन दोनों में कभी कभी उनको लेबर नहीं मिलती है, तो किसान भाई चाहे तो रासायनिक जो उसका जो विधि है उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और उसमें जो हमारे पास हर्बिसाइड्स हैं उसमें कई हर्बिसाइड होते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ क्विज़लोफोप जो होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड है और उसको हम लोग हमारी जो दलहनी फसलें हैं स्पेशली जो खरीफ की हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है, तो इसकी जो डोज होती है वो करीब करीब 60 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हम इसको छिड़कते हैं। दूसरा क्या है कि जो सकड़ी पत्ती वाले यानी कि जो ग्रासेस वाले होते हैं उनके लिए चलिए हम समझेंगे और भी अलग अलग खरपतवार के अनुसार कैसे प्रबंधन करना है या फिर कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक कॉलर है इसलिए मुझे पहले कॉल लेनी होगी। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ मैं महाराष्ट्र नासिक जिले से बोल रहा हूँ। जी हमने वो मकई बोई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। समस्या क्या आ रही है? उसमें क्या कीड़े का प्रादुर्भाव, कीड़े का प्रकोप आ रहा है। हाँ तो आले आती है ना वो लश्कर आले जैसा। हाल आर्मी तो नहीं है? हेलो हाँ जी, किसान भाई, डॉक्टर मृत्युंजय जी क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक से? बशीर साहब हैं फोन लाइन पर। हाँ जी बताएं, पूछिए। किसान भाई, आपका मक्का कितने दिन का हुआ है? अभी 1.5 महीने का हो गया। 1.5 महीने मतलब घुटना के आसपास आया होगा। हाँ नहीं भुट्टा ने अभी वो सेंटर से ये ने वो आले गिर गई जैसा नहीं होगा जो आता है ना बीच में का जी, वो पौधे का बीच में का पौधा ये आता है ना होगा सेंटर से बीच तो में क्या कहते हैं उसमें हरा कीड़ा जैसा दिखाई देता है क्या? हाँ आलय फ्यूराडान 1 से 2 दाना प्रति पौधा आप डाल दें उसके गभा में ही आ रहा होगा ना। कौन सी दवा बताई आपने सर, एक बार फिर से दोहरा दें। फ्यूराडान। हेलो हाँ जी सर। सर एक बार दवा का नाम फिर से आप दोहरा दें। फ्यूराडान 1 से 2 दाना प्रति पेड़ गवा में डाल दें और अगर नहीं होता है तो 1 सप्ताह बाद भी पुनः इसको पुनरावृत्त कर दें। अच्छा ठीक है। ये किस तरह की समस्या है, कौन से कीट है सर ये जो हमारे दर्शक बता रहे थे? थोड़ा विस्तार से हमारे दूसरे दर्शकों को भी समझा दे, हो सकता है उनके साथ भी समस्या आ रही हो। एक्चुअली किसान भाई ये जब पौधे नी हाई स्टेज मतलब घुटने के आसपास आता है तो उसमें ये आप देखेंगे कि गब्बा के अंदर पूरे गब्बा में हरा छोटी बोरस प्लांट बोरस दिखाई देता है। तो इसकी दवा ये है 1 से 2 ग्राम 1 से 2 दाना हर मेथिमेट या फ्यूराडान डालते हुए एक डब्बा में रख लीजिए और उसको ऐसे ढक्कन से के में छेद कर दीजिए और पिराते जाइए। 1-2 दिन में कमना शुरू हो जाएगा, 1 सप्ताह में ज्यादा कम जाएगा, अगर रह जाता है तो पूरा वृद्धि करें। ठीक है सर। और अभी हम बात कर रहे हैं मक्का पर, लेकिन दलहनी फसलों से जुड़े हुए कोई अगर आपके सवाल है जिसमें हम बात करें मूंग, उड़द, लोबिया और अरहर की, तो आप हमें जरूर कॉल करें। आपके हम सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों में, जो खरीफ की दलहनी फसल है, जिसमें हम खास तौर पे बात करें लोबिया की, अरहर की, मूंग की और इसके अलावा उड़द की, और साथ ही मक्का फसल पर भी आज हम आपके सवाल ले रहे हैं। और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे दर्शक। जी नंद स्वरूप जी, बताइए कैसा। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि दलहनी फसल में जो उड़द हमारा होता है, इसमें कबरे रोग से बचने के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मक्का होता है, मक्का में जो कीट लगते हैं, एक तो तना छेदक लगता है, दूसरी जो है हमारा भुट्टा के अंदर घुस जाता है, उसे फली छेदक कहते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी सर। जी बिल्कुल, इन्होंने दोनों ही चीज़ें पूछ ली है, दलहनी फसलें और मक्का। तो पहले मैं दलहनी फसलों के बारे में बता दूं, क्योंकि नंद स्वरूप जी ने पूछा है कि हमें दलहनी फसलों की जो पैदावार है ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जी जी जी। तो बिल्कुल इनका बहुत ही अच्छा वाजिब प्रश्न है, क्योंकि आज अब पता है आपको हमारे देश में दलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा जागरूक कर रही है किसानों को, और किसान भी जागरूक हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और वो लोग असर भी दिख रहा है उसका। जी, उसका असर दिख रहा है, और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ रहा है। जी जी। और हम पहले खरीफ में करते थे दलहनी फसलें और रबी में करते थे, लेकिन अब हम लोग समर में भी करते हैं, यानी ग्रीष्मकालीन जो है ना हमारी जो मूंग बीन है या उर्द बीन है उसका करते हैं। तो खरीफ में जो मैं बताऊं, स्पेशली जब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, तो खरीफ में हम लोग उससे पहले कि खरीफ का सीजन आए उससे पहले हम लोग खेत की तैयारी करनी होती है। और खेत की तैयारी करने के लिए बिल्कुल उन्होंने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है कि खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो जब गर्मियाँ जब होती हैं, यानी कि मई और जून का महीना जब होता है, तो उस समय किसान भाइयों को अपने खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो जितने भी आपके जो हानिकारक कीट हैं या रोग हैं, उनके जो जीवाणु होते हैं और उनके जो अंडे होते हैं हानिकारक कीटों के, वो बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो सनलाइट पड़ती है, प्रकाश का ज़्यादा उन पर प्रकोप होता है, तो वो मर जाते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग हानिकारक कीट और रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ऐसे एक्सपोजर से हमारे जो खरपतवार हैं वो भी कम उगते हैं, और काफ़ी खरपतवार तो अंदर चले जाते हैं उनके बीज। तो गहरी जुताई कई फायदे हैं। और फिर बाद में जैसे ही आपको पता है कि बारिश आने वाली है, तो किसान भाई बिल्कुल तैयार रहे कि एक तो उनको हमारा जो बीज होता है, उनका जो किस्म होती है बीजों की, वो बहुत ही उन्नत होनी चाहिए। यानी कि उन्नत किस्मों के बीज अगर आप काम में लेंगे तो आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होगी, उसमें रोग भी नहीं लगेगा और उसमें कोई हानिकारक कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए जब भी किसान भाई बीज की व्यवस्था करे तो एक ऑथेंटिकेटेड जो आपकी एजेंसी है वहाँ से लें। उसमें हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, KVKS ले सकते हैं। दूसरा NSC है, वहाँ से ले सकते हैं। और जो स्टेट कॉर्पोरेशन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन होते हैं, वहाँ से भी आप सीड ले सकते हैं। यानी कि सीड आप बिल्कुल ऑथेंटिकेट जो जगह है एजेंसी उससे लेना है। अगर किसान भाई खुद का बीज इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें हानिकारक कीटों का प्रकोप तो ज़्यादा होता ही है। साथ ही साथ दूसरा क्या है कि इसमें काफ़ी रोग लगते हैं। दूसरा, इसमें राइजोबियम का जो कल्चर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं इनमें गांठें बनती हैं, उनमें बैक्टीरिया होते हैं। तो हमें ज़्यादा बैक्टीरिया अगर उसमें मिलाना है तो उसमें हम लोग राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं। उससे ज़्यादा राइजोबियम बनेंगे तो आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी मात्रा जो है ज़्यादा होगी। तो अगर पहली बार अगर किसी फील्ड में आप लगा रहे हैं मूंग दलहनी फसलों को, तो वहाँ तो आप अवश्य लगाएंगे। लेकिन अगर और दूसरे फील्ड में आप लगा रहे हैं तब भी आप राइजोबियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा और उसमें मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। घनश्याम जी हमारे साथ, मंदसौर मध्य प्रदेश से। घनश्याम जी सवाल बताइए। हेलो हेलो जी नमस्कार घनश्याम जी, सवाल बताएं आप अपना। ये मक्का में इल्ली का प्रकोप हो रहा है, पत्ते कट रहे। कौन सा प्रकोप हो रहा है?
पत्तों में छेद हो रहे हैं। मक्का में इल्ली लग रही है, पत्ते कट रहे हैं मक्का के। हाँ, इल्ली लग रही होगी। इल्ली लग रही है, हाँ। मृत्युंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मक्का में बता रहे हैं कि पत्तियों में छेद हो रहे हैं। हाँ, इल्लियां लग गई हैं। हाँ, किसान भाई, थोड़ा मैं ये बताऊं कि मक्का का फसल खरीफ में अधिक कीड़ा को झेलता है। इस समय कीड़े का प्रकोप ज्यादा होता है, तो इस समय आपको मोनोक्रोटोफॉस जिसे कहते हैं, शायद आवाज चले गई सर की। मीणा साहब, आप बताना चाहेंगे? मृत्युंजय जी से शायद हमारा सब हाँ, हो पा रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इस समय खरीफ के मौसम में कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है और इस समय किसान भाइयों को रखना पड़ेगा ध्यान कि कई बार देखो, हमने कई बार देखा है, लास्ट ईयर देखा है, फाल आर्मी वर्म भी का प्रकोप, मक्का पे काफी प्रकोप देखने को मिलता है और अब इस बार भी हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं फाल आर्मी वर्म का ये प्रकोप होगा, तो उसके लिए कई तरह की दवाएं होती हैं। वैसे तो किसान भाइयों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये खरीफ में ज्यादातर आता ही है और ये अब पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा इसका प्रकोप मिलता है। तो और ये मोथा जो है तो काफी मात्रा में उग जाता है खेत में, जिसके कारण आपके न्यूट्रिशन को अधिक हरास करता है। और अगर इसको मैनुअल काम करते हैं तो ये खुरपी से काट दिए तो फिर इसका दूसरा नोड जो होता है जर्मिनेट करा देता है, ऐसे करते जाता है। एक अच्छी दवा आ गई है सेम्प्रा नाम की एक दवा, जिसको हेलोसल्फान के मॉलिक्यूल से भी जाना जाता है। 36 ग्राम दवा, मात्र 36 ग्राम दवा 1 लीटर पानी 500 से 800 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं और आपको इससे समस्या का समाधान हो जाए। और कोई प्रश्न? अभी सर और प्रश्न आएंगे, जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे वो। और अब बात कर लेते हैं दलहनी फसलों के बारे में। तो सर, आप खरपतवार के बारे में बता रहे थे कुछ जी। और हाँ, बात पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि खरपतवार ना विशेष करके जो दलहनी फसलें उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फसलें हैं उनके लिए तो हमारे जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं वो अवेलेबल हैं। वो क्या होते हैं सर? यानी कि जो फसल जब उग जाती है उसके बाद जब खरपतवार होते हैं फसल में, तो उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमको सेलेक्टिव हर्बिसाइड लेना पड़ते हैं। वो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो फसल को बचाएंगे और हर्बिसाइड को मारेंगे, सॉरी वो खरपतवार को मारेंगे। तो ऐसे हर्बिसाइड को बोलते हैं हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। तो सेलेक्टिव में फिर क्या होता है कि हमारे जो खेत होते हैं खरीफ में, उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं। रबी में तो गिने चुने होते हैं, लेकिन खरीफ में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उनकी होती है। कहीं तो चौड़ी पत्ती वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं सकड़ी पत्ती वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको टारगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं उसकी कमी है, अभी तक ज़्यादा अभी हमने ज़्यादा उनका डिस्कवरी की नहीं है। तो इसलिए खरीफ में जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनमें हमको सोच समझ के हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए अगर कोई हर्बिसाइड हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो वो मूंग है, दलहनी फसलें हैं, उनमें नुकसान करते हैं। तो इसलिए बड़ा ध्यान रख के हमको सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक दो हर्बिसाइड ऐसे हैं जो बिल्कुल कामयाब हैं। उनमें मैंने पहले बोला क्विज़ालोफॉप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग में कर सकते हैं, उड़द में कर सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है वो करीब 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। और इसको मिलाना कैसे होता है, 60 ग्राम मात्रा को हम 600 लीटर पानी में मिलाएंगे और ये 1 हेक्टेयर एरिया के लिए सफिशिएंट होगा जी। या मनु राम एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया, आइए बात करते हैं। हेलो मनु राम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा। बताइए क्या सवाल है? मनु राम जी बताएं सवाल क्या है जी? सवाल बताइए। हाँ, ये मक्का में पीला कलर का पत्ता होता है। पत्ते पीले रंग के हो रहे हैं? हाँ, पीला कलर का होता है पत्ता। पीला कलर का मक्का होता है पत्ता। हाँ, उसका क्या उपाय डालना है? मृत्युंजय जी, इनकी जो मक्के की फसल है उसमें पत्ते पीले पड़ रहे हैं, यही सवाल है ना आपका मनु जी? ठीक है मृत्युंजय जी। पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो या तो पत्तियां पीली
पड़ती है तब जब अधिक मॉइस्चर होता है, खेत में अधिक नमी होता है। अधिक नमी होने के कारण जो पौधे में न्यूट्रिशन लेने की क्षमता होती है वो कम जाती है, और मक्का ऐसे भी पानी से ससेप्टेबल माना जाता है। तो या तो उसके कारण होती है या नाइट्रोजन की कमी के कारण आपके मक्के के पत्ते पीले होते हैं। इसके लिए आपने तो दिया होगा अपना डोज जो है सो है, लेकिन आपको मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि आपके मिट्टी में कितना परसेंट नाइट्रोजन अवेलेबल है और कितना आपको देना है। यूं तो आप अभी 120 60-40 करके आपने दिया होगा, लेकिन वो शायद आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम है, इसलिए आपको ज्यादा देना होगा, और नहीं तो अधिक पानी लग जाने के कारण पत्ते पीले हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरा साहब, क्या दालों में भी ऐसी समस्या आती है पत्ते पीले? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि पीले पत्ते होने के कई कारण होते हैं, सही बात है। दालों में भी होता है, लेकिन दालों में और ज़्यादा इसकी विकट समस्या होती है। अगर पीले पत्ते पड़ रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपके खेत में ज़्यादा देर तक पानी भरा रहना, ये भी एक समस्या हो सकती है। अगर आपके खेत में 48 घंटे से ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो आपके जो फसल है उसमें पीले पत्ते पड़ जाएंगे। और दूसरा कारण बताया डॉक्टर साहब ने कि नाइट्रोजन कमी हो सकती है। नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तब भी ये पीले पत्ते पड़ सकते हैं। लेकिन आपने अंजू जी सही पूछा है कि दलहनी फसलों में क्या विशेष करके इसका कोई क्योंकि कई बार हम देखते हैं सवाल आते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारी जो फसल है वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? एक रोग होता है, उसको हम बोलते हैं येलो मोजेक वायरस। मोजेक, हाँ, पीले पत्ते पीला मोजेक होता है, और वो वायरस जनरली आता ही है, और खरीफ में ज़्यादा उसका प्रकोप होता है। रबी में और समर में कम होता है, लेकिन खरीफ सीजन में उसके लिए बहुत ही ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, और इस समय वो वायरस बहुत एक्टिव रहता है। तो वो रोग जरूर, मतलब हमारी जो फसल है, पीला रतुआ जिसे हम कहते हैं, यही होता है? ना, पीला रतुआ अलग होता है, वो सरसों होता है। अच्छा, इसमें अलग होता है, ये वायरस की वजह से होता है और वो कवक की वजह से होता है। तो यहाँ क्या है कि हमारा जो मूंग है, उड़द है, और कभी कभी लोबिया भी होता है, इसमें इसका प्रकोप देखने को मिलता है। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, शुरू में 2-4 प्लांट्स पे पाए जाते हैं, फिर बाद में वो ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि उसको फैलाने के लिए एक कीट होता है, उसे हम बोलते हैं सफ़ेद मक्खी, जो कि रस चूसती है पत्तियों में से। तो वो एक पत्ती से दूसरी पत्ती या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है और अपने साथ में वायरस को ले जाती है। तो यूँ करके 2-4-5-6 दिन में पूरे एरिया में वो उसका प्रकोप हो जाता है। सफेद मक्खी का प्रकोप भी बहुत खतरनाक रहता है। तो इसके लिए एक माफ कीजिएगा, कॉल आ रही है, मैं प्लीज ले लेती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। हेलो राम बाबू जी, राजस्थान से हमारे दर्शक हैं, देवास से। जी माफ कीजिएगा, देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ दर्शक हैं। जी राम बाबू जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो, हाँ जी, हेलो देवास से मैम। हाँ जी, बताइए, सवाल बताएं। जी मैम, मेरे को ये जानकारी चाहिए थी, जो मक्के है उसमें अपने ऊपर से पत्ते कट रहे हैं, जैसे कैंची से काटते हैं ना, इस टाइप से कट रहे हैं और कीड़ा लग रहा है अंदर। अच्छा ठीक है, एक ऐसा सवाल पहले भी आया था मृत्युंजय जी, क्या वजह हो सकती है? हेलो जी, आपका मक्का किस स्टेज में है? राम बाबू जी, आपका मक्का कितने दिनों का हो गया है अब? सर फोन कट गया इनका, अभी आवाज नहीं जा पा रही हमारी उन तक, लेकिन ये बता रहे थे कि ऊपर से पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने काट दिए हो। तो ऐसा तो क्या ये भी इल्ली की वजह? एक बराबर का वही तो पता करना था कि कैसा एक बराबर से कट रहा है, ऐसा क्या है उसका? जो सर इनका सवाल था उससे यही समझ आ रहा है कि बराबर से कट रहा है इनका, जहाँ तक मुझे लगता है यही कहना था, जैसे किसी ने काट दी हो, ऐसे बता रहे हैं ऊपर से पत्तियों को। ग्रास ऊपर का भी प्रकोप हो सकता है। हाँ, ग्रास ऊपर का होता है, लेकिन स्टेज के अनुसार होता है, और अगर ऐसा है तो कोई क्या कहते हैं, मोनोक्रोटोफास जो है 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में लगा के छिड़काव करके तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन स्टेज क्या है उससे ज्यादा
जानकारी होगी, नहीं तो किसी बगल के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक को दिखला के उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। जी जी हाँ जी जी सर, आप दलहन पर दालों के बारे में कुछ बता रहे थे, बात हमारी रह गई थी। हाँ कोई नहीं, वो जो मेन समस्या है होती है किसानों की, आम समस्या होती है, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि पत्ते पीले पड़ते हैं तो येलो मोज़ेक वायरस होता है। तो उसको फैलाने का जो मेन जो हमारा जो कारक होता है वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी, और ये तो हम देखते हैं कि बहुत सारी फसलों में इसकी समस्या बिल्कुल बिल्कुल सफेद मक्खी, ये येलो मोज़ेक नहीं और भी कई वायरस होते हैं उनको फैलाती है। तो ये क्या है कि पत्तियों का रस चूसती है, तो जब रस चूसती है तो इसके साथ में वायरस लग के चले जाते हैं। तो एक पत्ती से दूसरी पत्ती, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तो ऐसे धीरे करके पूरे एरिया में हो जाता है और ये बहुत फास्ट फैलती है। चलिए, इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं। लेंगे आपके सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मक्का पर और खरीफ की दलहनी फसलों के बारे में। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मदन सिंह है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से में फोन लगाया है। मदन सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल। हेलो जी मदन सिंह जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हरदा से कॉल किया आपने हमें। मदन सिंह जी, पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें, अपना सवाल। हाँ, टीवी पहले म्यूट कर दें आप। जी मदन सिंह जी, टीवी म्यूट कर दें। हेलो हेलो मदन सिंह जी, टेलीविजन म्यूट कर दीजिए पहले। हाँ जी, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी, सवाल पूछे अब आप। मदन सिंह, आवाज नहीं आ रही मैम? आप तक आवाज अब पहुंच रही है मेरी आवाज? जी जी मैम। हाँ, सवाल मेरी मक्का लगी हुई है 2 एकड़ में लगभग, तो उसमें कुछ पौधों में कीड़े बहुत लग रहे हैं। किस तरह के कीड़े हैं ये? भूरे भूरे कलर के कीड़े हैं मैम। ठीक है मृत्युंजय जी, अब ये बता रहे हैं भूरे रंग के कीड़े लग रहे हैं इनके मक्का में। कोई सवाल आप भी और पूछना चाहते हैं इनसे? मक्का का फसल अपने कितने दिन का हुआ है किसान भाई? आवाज कट गई। ये भी मध्य प्रदेश से ही थे हमारे दर्शक। नहीं सर मृत्युंजय जी, आप फोन कट गया उनका। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे से लीजिए। नहीं
नहीं डॉक्टर साहब, ये एमपी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। एक्चुअली वहाँ पे लोगों को क्या है कि मक्का ज़्यादा एरिया में मेरे ख्याल से वो लोग बो रहे हैं, और ये समस्या ज़्यादा आ रही है एमपी में अभी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर उधर से डाउन होते जा रहा है उससे प्रॉब्लम होती जा रही है। नॉर्थ इंडिया भूरे रंग के बता रहे कीड़े लग रहे हैं इनके हाँ, मक्के कई में। तरह की मक्का में कई तरह के कीड़े लगते हैं, डॉक्टर साहब को पता ही सब कुछ हो तो। लेकिन ये जो एमपी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश में इसमें मक्का ज़्यादा लोगों ने बो रखी है, और उसमें कीड़े का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो भूरे रंग के कीड़े कौन से हैं? तो क्या इसका इलाज? ये इलियाई है एक्चुअली, इस तरह की इलियाई है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर इलिया को प्रकोप है और जैसे वो जो आपके पत्ते हैं उनको वो खा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक दवा भी ले सकते हैं, उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। वो भी बड़ी इफेक्टिव होती है, कॉन्फिडोर उसको बोलते हैं हम लोग। तो उसको भी आप ले सकते हैं काम में, और उसका जो डोज होता है वो 1 ml 3 लीटर पानी मिला करके उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस समय इस तरह से करके ये कीड़ों का भी इसमें इलाज हो सकता है, क्योंकि इमिडाक्लोप्रिड एक ऐसी दवा है वो कई तरह के कीड़ों को मारती है। रस चूसने वालों को मारती है और कुतरने वालों को मारती है। तो इस तरह से करके ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसको हम कह सकते हैं, ये कीटनाशी है। तो इसको अगर किसान भाई छिड़केंगे 10-15 दिन के अंतराल में, तो मैं समझता हूँ कि जो समस्या मक्के में आ रही है इस समय उनसे निजात पा सकते हैं। जी मृत्युंजय जी, इस समय किस किस तरह की समस्याएं आ रही है मक्के में जिसको लेकर हमारे किसानों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, और क्या उन्हें रेमेडी बताएंगे इसकी? देखिए, ये बरसात का मौसम है, बिल्कुल आर्द्रता काफी ज्यादा है जी। और बरसात के मौसम में 2 चीज बड़ा मक्के को प्रभावित करता है। एक मॉइस्चर, नमी, और दूसरा कीड़े का प्रकोप, बिल्कुल, और साथ साथ में खरपतवार। तो 3 बड़े आयाम हैं जो मक्के को अभी काफी डिस्टर्ब करेगा। अगर अधिक पानी हो गया तो मक्के को प्रॉब्लम, अगर पानी थोड़ा सूखा तो जैसे ही पानी सूखता है साइप्रस रोटेंडस जो है धूप, वो काफी मात्रा में उगना शुरू करता है, और उसको जितना एक बार काटेगा फिर जमेगा। इसलिए उसकी दवा तो हमने बताया, जो हेलोसल्फुरान 36 ग्राम प्रति एकड़ के दर से अगर उसको इस्तेमाल करेंगे किसान भाई, तो वो साइप्रस रोटेंडस मोथा जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाएगा जी। तीसरी बात जो है कीड़ा मकोड़ा का, तो कीड़ा मकोड़ा इस समय खरीफ में काफी प्रभावित करता है, और अलग अलग क्षेत्रों में मक्का में आजकल नए कीट आने शुरू हो गए हैं, जो बिना देखे हुए थोड़ी परेशानी होती है दवा का बताना। लेकिन इमिडाक्लोप्रिड जो बताया गया है वो अच्छी दवा है, उसका इस्तेमाल कर किसान भाई इससे निजात पा सकते हैं। साथ में अगर बहुत ज्यादा है तो मोनोसिल भी डाल सकते हैं, तो इससे नियंत्रण हो सकता है। जी बिल्कुल। एक और दर्शक है नईमुद्दीन है जिन्होंने झांसी से मैं कॉल किया है। बताइए सर, सवाल क्या है आपका? हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार सर, सवाल बताइए। ये मेरा निवेदन ये था कि जो अरहर की फसल करने के बाद जो खेत में खूंटियां बचती हैं वो अगली फसल के लिए बड़ी भारी समस्या है। हमारा टायर कई बार डैमेज हो चुका है जुताई करने के लिए। हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये बड़ी समस्या होती है। जो कटने के बाद अरहर की फसल खूंटियां बचती है वो भारी समस्या है। इनका कैसे बिल्कुल अहमदुद्दीन जी, हम आपका सवाल समझ गए। ये बहुत हम देखते ठूट जो बच जाते हैं, अब उसका क्या करें, क्योंकि उसे निकालना भी एक अपने आप में चुनौती होता है। वो इतनी जल्दी से गलते भी नहीं है कि आप सोचो कि अगली फसल तक नहीं, उसका हमारे पास इलाज है। क्या करें? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरहर की फसल का जो डंठल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको काटने का टेक्निक होता है। उसको एक पर्टिकुलर हाइट से काटना पड़ता है। अरहर की फसल जब बड़ी होती है, क्योंकि अभी तो खैर हमारे पास समय है, मध्य वो है ना मध्यकालीन, और यू कैन से दैट शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हमारे पास आ गई हैं। लेकिन अब से पहले जो लंबी अवधि की जो किस्में थी ना, उनमें ये समस्या ज़्यादा थी, क्योंकि उनका डंठल बहुत मोटा हो जाता था, और वो किसान भाई क्या करते हैं उसको 2-4-5-6 इंच से काट लेते हैं। तो इस तरह से वो बिल्कुल वो हानिकारक होता है। वो स्पेशली जो आपका जो मशीनरी है उसको प्रॉब्लम करता है। इवन आपका जो ब्लक्स है उनको भी प्रॉब्लम करता है, और ये प्रॉब्लम आती है कटाई करने के बाद। जैसे ही क्योंकि जब कटाई करते हैं तो वो उसमें थोड़ी पैनी शेप भी बन जाती है, आकार जो हो जाता है। तो उसके लिए मैं बताऊं किसान भाई को करना क्या होगा। उसके 2 तरीके होते हैं।
अब तो क्या डंठल ज़्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नुकसान करता है टायर को, टायर मशीनरी की टायर को नुकसान करता है, पंचर कर देता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपकी उसकी जो हाइट होती है काटने की, वो कम से कम 15 इंच से ऊपर होनी चाहिए। 15 से 25-20 इंच तक वो इसकी हाइट होनी चाहिए। आप बिल्कुल जड़ से नहीं काटें उसको, नहीं ज़्यादा और ज़्यादा। मैं कहता हूँ कम से कम आप उसको आधा फीट ज़्यादा काटिए। इतने ऊपर से काटना है, क्योंकि उसमें फलियां तो ऊपर लगती हैं, नीचे फलियां लगती है नहीं है, ब्रांचेज जो होती हैं वो ऊपर लगती हैं, उसी ब्रांच में आपको फलियां मिलेंगी। तो अगर ज़्यादा उससे काटेंगे तो जब ट्रैक्टर आप मशीनरी जाएगी तो वो उसको नुकसान न करके वो फ्लैट कर देगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि किसान भाई काटने के बाद अगर उसको पूरा डंठल चाहिए, क्योंकि डंठल का इसका बहुत वैल्यू है, इसका फ्यूल वैल्यू भी है और कई वैल्यू है इसकी, किसान भाई और भी काम में लेते हैं इसको। तो उसमें पानी भर के, या तो बारिश हो जाती है या पानी भर के उनको उखाड़ा जा सकता है। लेकिन ये तरीका जो है वो बहुत ही लेबोरियस है, इसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप उसकी जो कटाई है ना उसकी एक निश्चित दूरी हाइट पे। लेकिन जितना ऊंचाई से आप बता रहे हैं सर, उतना काटना भी तो आसान नहीं है, क्योंकि नो प्रॉब्लम। आप अगर नीचे से काटेंगे तो ऊपर क्यों नहीं काट सकते? वो तो बैठ के कटाई करते हैं। तो नहीं खड़े करो, आप बैठे क्यों करते हो? आप खड़े करो ना, उसमें एक फीट से ऊपर आप काटोगे तो नो डाउट वो आपको हानि पहुंचा ही नहीं पाएगा, टायर को टच में नहीं आएगा। तो बहुत नीचे से ना काटे। हाँ जी, ये बेहतर है। आपने देखा होगा जनरली हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें पंचर होती है तो उसमें कील होती है, पैरों में भी काफी किसानों को चोट लगती है। हाँ, तो वो छोटी कील होती है तभी होती है, अगर बड़ी होगी तो नहीं करेगी नुकसान। ठीक है, ठीक। चलिए इसी के साथ ही यहाँ लेंगे एक और ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। और देखिए ब्रेक के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुणवंत जी हैं, जिन्होंने फोन किया हमें मध्य प्रदेश से। गुणवंत जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, सवाल बताएं। गुणवंत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, सवाल बताएं फिर। ये मैम सोयाबीन में पीलापन की समस्या आ रही है। किस चीज की समस्या? ये पीलापन की समस्या। पीलेपन की। सोयाबीन में भी यही समस्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सोयाबीन में आती है ये खरीफ में। जो भी 40 से 45 दिन की सोयाबीन हो चुकी है। तो ये भी पीला मुझे है कि आपकी जो सोयाबीन है वो एक महीने करीब हो गई होगी? नहीं सर, 40-45 दिन की हो चुकी है। हाँ, 45 दिन की होगी ना, तो पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं ना।
फोन कट गया उनका। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। इनका प्रश्न ये है कि उनकी जो फसल है वो करीब करीब 40 दिन की हो गई है और पत्ते पीले पड़ रहे हैं जी। तो हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली। तो इस समय जो खरीफ का मौसम होता है इसमें पत्ते पीले तभी पड़ते हैं या तो पानी भर गया हो खेत में या फिर उसमें वायरस लग गया वो पीला मोज़ेक वाला, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आप इसके बारे में कुछ बता? हाँ, मैं बता रहा था, उसका इलाज बताऊंगा आपको। इलाज बताइए। तो मैंने ये बता दिया कि ये कैसे फैलता है। सफेद मक्खी खास तौर पर खास फैलती है। तो इसका इलाज ये है, अगर आपके खेत में अगर 2-4 पौधे ही इससे प्रभावित हैं तो आप उनको निकाल दीजिए। और अगर ज़्यादा एरिया में ज़्यादा फैल गया है तो उस समय आपको एक जो कीटनाशी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सफ़ेद मक्खी को मारना होता है। सफ़ेद मक्खी जब मर जाएगी तो वायरस का जो स्प्रेडिंग है वो बंद हो जाएगा। तो फिर वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मक्खी ही है जो उसको एक पौधे से दूसरे पौधे को। तो क्या इलाज करें इसका? उसका इलाज ये है, इसके लिए आप इमिडाक्लोपिड नाम की दवा होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या डाईमेथोएट। अगर इमिडाक्लोपिड नहीं अवेलेबल है मार्केट में वहाँ पे तो डाईमेथोएट भी एक दवा है। अगर इमिडाक्लोपिड अवेलेबल है तो उसकी जो मात्रा होती है वो 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। ये एक इलाज ये हो गया उसका। अगर ये इमिडाक्लोपिड अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास डाईमेथोएट है। डाईमेथोएट उसका जो मात्रा होती है वो 0.3% होती है। उसका घोल बना करके छिड़काव करें। तो अगर ज़्यादा प्रकोप नहीं है तो पहले छिड़काव में ही आपका ये नियंत्रण हो जाएगी। अगर ज़्यादा एरिया में अगर प्रकोप है और बार बार ये हो रहा है तो उस पर 2 आपको छिड़काव करने पड़े, जो कि 10 से 15 दिन के अंतराल में करने पड़ेंगे। तो सोयाबीन एमपी की बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है और सोयाबीन में इसका बहुत ज़्यादा एरिया होता है। तो किसान भाइयों को इसको रोकना चाहिए, क्योंकि येलो मोज़ेक वायरस अगर एक बार शुरू हो गया तो काफ़ी एरिया को वो कवर कर सकता है। तो इसलिए इसको इलाज के लिए हमको सफ़ेद मक्खी का इलाज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे लेकिन आप बता रहे हैं कि अगर 2-4 पत्ते हैं तो उससे 2-4 पौधे अगर अफेक्टेड हैं तो उनको आप निकाल के बिल्कुल बाहर जमीन में गाड़ देंगे तो वो वायरस फैलेगा नहीं। ठीक है। मृत्युंजय जी, आप कुछ बताना चाहेंगे मक्के के बारे में? उसमें किस किस तरह की इस वक्त और समस्या आ सकती है, उसका प्रबंधन कैसे करें? जी सर। मक्का का फसल अगर अच्छा फसल लेना है और लागत कम लगाना है, मुनाफा ज्यादा लेना है, आज तो मक्के का दाम काफी अच्छा बाजार में मिल रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा अगर आमदनी चाहते हैं तो हमने बताया कि मक्का की बिजाई जो करें तो बिजाई के समय पहली बार खेत की अच्छी जुताई कर दें। अच्छी जुताई करके बेड प्लांटर जो ट्रैक्टर से चालित हो, हैंड चालित भी मिलता है, उससे बेड बना दे और उसे बेड को तोड़े नहीं। फिर पुनः अगले फसल में उसी बेड को रीसेप करके पुनर्जीवित करके अगल बगल के मिट्टियों को बेड पे पुनः रख के बीच वाली मिट्टी को डिस्टर्ब न करें और पुनः उसमें बिजाई करें। ऐसा करने से एक तो लागत कम लगेगा, दूसरा फसल के प्रबंधन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अधिक पानी लगेगा तो निकल जाएगा और कम अगर पानी की आवश्यकता हुई तो कम पानी में आपके फसल की सिंचाई हो जाएगा। तो दोनों तरह से आपको फायदा मिलेगा। तीसरा, चूंकि वह मेड़ बना रहता है और मेड़ के ऊपर आपकी बिजाई की हुई है तो फसल भी मेड़ के ऊपर उग रहा है, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस मिट्टी जो मेड़ बना हुआ है उस पे पड़ता है, जिससे जड़ों में हवा का संचार समुचित ढंग से हो पाता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट अपटेक मतलब कहिए कि फसल में वो अन्य उर्वरकों को लेने की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मक्के पर इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए और हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताया कि अगर समस्या आ रही है उसका समाधान भी कैसे किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और मीना जी, अब आपसे भी वही सवाल, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, क्या बताना चाहेंगे, कोई और जानकारी? बस किसान भाई को मैं ही सलाह दूंगा कि अभी जो खरीफ की आपकी फसलें हैं, यानी कि विशेषकर दलहनी फसलें हैं, उनका निगरानी करते रहें
और विशेषकर जो खरपतवार है वो अपने खेत में इस समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 30 से 35 दिन का जो समय होता है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इस समय आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर बारिश ज़्यादा है तो पानी का निकास सुनिश्चित करें, और अगर पानी की कमी है तो निराई गुड़ाई अवश्य करें। और ऐसे करने से क्या है कि आपकी जो फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ होगी और उसका जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो भी ज़्यादा हो। जी बिल्कुल, तो यही मकसद है कि पैदावार अच्छी हो और फसल की क्वालिटी यानी गुणवत्ता भी बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा जी आपका भी। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं इस पर नजर। अगला हमारा विषय है पशुपालकों के लिए भारत सरकार की योजना, यानी कल का हमारा विषय, और साथ ही मछली पालन की नई तकनीक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कल हेलो किसान देखना ना भूलें और इन दोनों ही विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। फेसबुक से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हेलो किसान टाइप करें फेसबुक पर और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। डीडी किसान का हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें, 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब। और आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हेलो किसान देख सकते हैं, पुराने कार्यक्रम भी देख सकते हैं, और साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।